सबसे पहले एक अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। तो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड जो कि नैस्डैक 100 फंड्स की इंडेक्स फंड्स की कैटेगरी में सबसे पहला और सबसे पॉपुलर फंड है, वो फंड और मोतीलाल ओसवाल का ही S&P 500 इंडेक्स फंड, ये दो जो फंड है, इन दोनों फंड के अंदर 10 दिसंबर के बाद से आप कोई भी SIP जनरेट नहीं कर पाओगे। लमसम तो बंद पहले से ही है, कोई नया SIP रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। मतलब 10 दिसंबर के बाद से नया लमसम STP SIP कुछ नहीं उसके अंदर आप कर पाओगे। जो एग्जिस्टिंग SIP है वो चलती रहेगी और 10 दिसंबर से पहले जो लोग SIP स्टार्ट कर लेंगे उनका भी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर चलता रहेगा। लेकिन 10 दिसंबर के बाद नया किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट SIP STP या लमसम वन टाइम उसको बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हो मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 फंड में या S&P 500 इंडेक्स फंड में, तो 10 तारीख से पहले SIP स्टार्ट कर लेना, तभी आपका इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ही शुभंकर जी का क्वेश्चन है एंड मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पहली बार ऐसा क्वेश्चन क्यों है, इतने दिनों से ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया। इनका क्वेश्चन है कि सहारा तो इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप था, फिर क्या हुआ भाई। तो इनका कहने का मतलब है कि सहारा स्पॉन्सर था इंडियन म्यूचुअल फंड टीम का, तो फिर सहारा म्यूचुअल फंड बंद क्यों हो गया। तो देखिए, सहारा म्यूचुअल फंड का कैंसिल कर दिया गया था, सेबी ने उसका जो रजिस्ट्रेशन है वही कैंसिल कर दिया था। इसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस भी फाइल हुआ, अपील किया गया सहारा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने भी इसको डिसमिस कर दिया। तो इस कारण से सहारा म्यूचुअल फंड्स को बंद होना पड़ा। किसी भी का भी पैसा सहारा में डूबा नहीं है, ये ध्यान रखना। सहारा म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा डूबा नहीं है, सहारा म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा अनक्लेम्ड है। मतलब मान लो मैंने सहारा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था, उसके बाद बंद हो गई सहारा म्यूचुअल फंड, तो मैंने उस पैसा को क्लेम नहीं किया, उसको रिडीम नहीं किया, उसको कहते हैं अनक्लेम्ड पैसा। या मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन वो पैसा मैंने रिडीम नहीं किया, तो उसको अनक्लेम्ड पैसा कहते हैं। चाहे मैंने किया हो, मेरे पापा ने किया हो, मेरे दादाजी ने किया हो, इवन आज के टाइम तक भी आप उस पैसे को क्लेम करके रिडीम कर सकते हो। तो दिक्कत तब होती है जब आप पैसे को रिडीम ही नहीं करते, क्लेम ही नहीं करते। इतना तो आपको कर, देखो बिजनेस कोई भी है, बिजनेस के अंदर कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है और बिजनेस खत्म हो सकती है। आपको अपने पैसे को क्लेम करने आना चाहिए और क्लेम करना चाहिए, ये बात जरूरी है, ये चीज जरूरी है कि पैसा को क्लेम आप करो। अब क्लेम करने का प्रोसेस मैं सहारा के लिए बता देता हूं, वैसे तो सारे लोगों को पता ही होगा। सहारा म्यूचुअल फंड का एकदम सिंपल सा प्रोसेस बताता हूं। सेबी के पास भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सहारा म्यूचुअल फंड का RTA था, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट था, वो के फिनटेक था। तो आप के फिनटेक के पास आराम से कंप्लेन रेज कर सकते हो। क्या क्या चीजों की जरूरत होती है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे क्लेम के लिए आपको फोलियो नंबर चाहिए, समझे, फोलियो नंबर या अकाउंट नंबर जो भी म्यूचुअल फंड का आपके पास हो। इसके अलावा स्कीम का नाम चाहिए और या तो उसके साथ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है या तो कितनी यूनिट्स है वो चाहिए, बस। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये 3 चीज म्यूचुअल फंड की जानकारी के लिए चाहिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा KYC सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी भेजना पड़ेगा, KYC का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके साथ लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो नॉर्मल KYC वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको साथ में सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर ट्रांसमिशन वाला क्लेम है, मतलब मेरे पापा या दादा ने इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे आपको AMFI ये सब तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ AMFI के वेबसाइट पे जाके आपको वहां पे फर्दर प्रोसेस बताया जाएगा और उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। बस ये चीज करनी है। कहाँ करना है, मतलब ये सब कहाँ पे हम भेजेंगे, तो ये सब आप भेजोगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि फिनटेक के ईमेल कर सकते हो वहां पे, या फिर बाई पोस्ट भेज सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। ईमेल कर दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा और जल्दी होगा ईमेल वाला प्रोसेस। अब क्लेम करने के बाद पैसा रिडीम कैसे होता है ये भी समझ लो। 3 यहाँ पे थोड़ा से क्लॉज लगाए गए हैं। ऐसा नहीं कि आज
प्रोसेस के लिए डाला और कल पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। जैसे मान लो अभी जो क्वार्टर चल रहा है, तो प्रेजेंट क्वार्टर में जितने भी क्लेम्स जाएंगे उन क्लेम्स का सेटलमेंट ये क्वार्टर खत्म होने के बाद एक बार होगा। 3 कंडीशन है, तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरा हो जाने पे सेटलमेंट हो जाता है। सबसे पहले तो जितने भी सारे क्लेम्स इस क्वार्टर में आएंगे, ये क्वार्टर खत्म होगा तो उन सारे क्लेम्स का सेटलमेंट हो जाएगा। या फिर अगर 100 यूनिक मतलब 100 अलग अलग लोगों का क्लेम आ जाए क्वार्टर खत्म होने से पहले तो क्वार्टर खत्म होने से पहले ही पैसा सेटल कर दिया जाएगा, रिडीम कर दिया जाता है। या फिर तीसरा कंडीशन है कि टोटल क्लेम मिलाकर क्वार्टर खत्म होने से पहले ही 50 लाख से ऊपर चला जाए तो भी रिडेम्पशन सेटलमेंट कर दिया जाता है। तो ये 3 कंडीशन थे जिसमें कि पैसा या तो क्वार्टर खत्म हो जाए, अगर मान लो 10 ही लोगों का क्लेम आया और 10 ही लाख का क्लेम आया पूरे क्वार्टर में, तो क्वार्टर खत्म होने पे वो पैसा सेटल होगा, मतलब पैसा मिलेगा। अगर मान लो पहले महीने में ही, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, पहले महीने ही मान लो 200 कंप्लेन आ गए तो वो पैसा पहले महीने में ही सेटल होगा। या फिर मान लो 10 ही दिन, क्वार्टर शुरू होने के 10 ही दिन में 50 लाख से ऊपर का कंप्लेन आ गया तो वो पैसा सेटल आ जाएगा। अब इतना बड़ा नंबर ऑफ कंप्लेन और सेटलमेंट के लिए जो पैसे की वैल्यू है वो होना मुश्किल है, क्योंकि कई साल बीत चुके हैं एएमसी को बंद हुए तो ज्यादातर लोगों ने कंप्लेन कर लिया होगा। जो लोग कंप्लेन कर सकते हैं, ज्यादातर लोगों ने कंप्लेन कर लिया होगा और उनके पैसे निकल गए होंगे। जो लोगों ने कंप्लेन नहीं किया, हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो, अभी भी काफी पैसा पड़ा हुआ है अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड में, सहारा का भी, तो हो सकता है कि जानकारी नहीं हो या जो भी रीजन हो, जो अनक्लेम्ड पैसा है वो काफी पड़ा हुआ है। तो इसमें गलती किसी की नहीं, गलती सिस्टम की नहीं, गलती इन्वेस्टर की है। क्या कि उन्होंने अपने या तो फैमिली वालों को जानकारी नहीं दी होगी, इस कारण से पैसा अनक्लेम्ड पड़ा होगा, या फिर उन्होंने क्लेम नहीं किया होगा। तो अब इसमें पैसा फंसा तो वो किसके कारण फंसा? किसके कारण फंसा? इन्वेस्टर के कारण, जानकारी के अभाव में पैसा फंसा है। तो ये चीजें हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा फंसता डूबता नहीं है। आप अगर गलती करते हो, नहीं क्लेम करोगे तो वो आपकी गलती है। रंजन जी का सवाल है यहाँ पे, I have 3 small caps, SIP, Nippon, Tata and Quant. I want to make a bank small cap from HDFC, Axis or SBI or Kotak. Anyone please suggest one of fund out of 3 bank small cap funds. देखिए 3 आपने काफी अच्छे ऑप्शंस दिए हैं, इसके अलावा भी मैं एक ऑप्शन दूंगा। सबसे पहले तो इन ऑप्शंस पे से आपको बता देता हूँ। देखिए एक्सिस और एसबीआई दोनों बढ़िया स्मॉल कैप फंड है, दोनों कम वॉलेटिलिटी वाले स्मॉल कैप फंड्स है, दोनों का बीटा कम है, दोनों कम वॉलेटाइल है। लेकिन एक्सिस और एसबीआई ये दोनों आप में से चुन सकते हो इस डिसीजन पे कि सिर्फ अगर आपको एसआईपी करनी है, ठीक है, लंप सम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस एसआईपी शुरू करनी है और करते रहनी है, और 25,000 से कम की एसआईपी करनी है महीने की, तो एसबीआई के अंदर किया जा सकता है, एसबीआई को प्रायोरिटी दी जा सकती है। लेकिन अगर 25,000 से ज्यादा की एसआईपी करनी है महीने की, या फिर एसआईपी प्लस लंप सम करना है, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा एक तीसरा स्मॉल कैप फंड है, 5-6 साल पुराना ही फंड है, लेकिन काफी तगड़ी परफॉर्मेंस है और काफी प्रॉमिसिंग फंड भी लगता है, और बैंक वाला ही फंड है, जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये भी काफी बढ़िया कॉम्पिटिटर है, एक तरीके से समझ सकते हो, स्मॉल कैप के स्पेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ये 3 है। अगर एसआईपी करनी है तो एसबीआई की तरफ जा सकते हो, और लंप सम करना है और अगर कर सकते हो तो बैंक ऑफ इंडिया भी चूज कर सकते हो या एक्सिस भी चूज कर सकते हो। तो इनमें से आप डिसाइड कर लो। तो ये सारे आज के अपडेट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स थे। आपकी क्या राय है इसके ऊपर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई क्वेश्चन क्वेरी आपकी है पर्सनल तो जरूर पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी जरूर पूछ लेना।